नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार सेशन में। कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आप देख रहे हैं कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज भूगोल की संपूर्ण और बेहतर तैयारी। साथ में ही भूगोल यूजीसी नेट के अलावा भी जो एनसीईआरटी स्टार्ट कर रखी है, जो सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो भी आपको यहाँ पे अब अवेलेबल हो रही है। कल एक क्लास हो गई थी अपनी। उसके साथ में यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं पेपर फर्स्ट के, वो भी है। अपन ने एक यूनिट कंप्लीट कर ली है, कम्युनिकेशन संप्रेषण यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो जो है उपलब्ध रहेंगे, वहां पे आप है उनको देख सकते हो, उनका आनंद ले सकते हो। आज की जो क्लासेज होने वाली है वो है एनसीईआरटी क्लास 11th का जो पार्ट 2 है। वो पहला पार्ट अपन ने एक पढ़ा था कि भूगोल एक विषय के रूप में, जो कल अपन ने चर्चा की थी, भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार है, उसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। तो आज अपन जो है दूसरी यूनिट है वो है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। कल भूगोल एक विषय के रूप में चर्चा की थी, आज करेंगे पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, कि पृथ्वी किस प्रकार एक जो है ग्रह के रूप में है, उसकी जो है हम आज चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सर ये जो है फैक्ट्स हैं, अनेक अलग अलग फैक्ट्स हैं संग्रहित किए गए हैं। कि यूं कहें तो है एनसीईआरटी का जो सार है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि केवल एनसीईआरटी का सार है, जो अन्य जो है बिना मतलब की जो बातें हैं। क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि काफी सारी है बातों को शामिल किया जाता है, एक लैंग्वेज होती है बुक की अपनी, तो उनको शामिल न करते हुए जो भी फैक्ट्स है, जिससे आपका एक तो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरी बात है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुट अप होंगे, तो वही फैक्ट है मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं। तो है यहाँ पे आप देख रहे हैं गोल्डीलॉक्स पेटी, गोल्डीलॉक्स जोन है, आप देख रहे हैं। अब क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से एक निश्चित दूरी, कि पृथ्वी पर जो जीवन है, जीव जंतु रहते हैं, जीवन संभव है, वो एक निश्चित दूरी। आदर्श सूर्य ताप, अब आदर्श सूर्य ताप है शब्द आ गया। आप पूछोगे सर आदर्श सूर्य ताप क्या होता है? मतलब कि ऐसा तापमान कि जो ना तो अधिक हो ना कम हो, उसमें एक है जो है प्रजाति या किसी मनुष्य जाति या जीव जंतु का जीवन, वनस्पतियों का जीवन जो है संभव होता है, उसको आदर्श सूर्य ताप कहते हैं। कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, न तो तापमान अधिक होना चाहिए। अधिक तापमान होगा वहां पे, जैसे भूमध्य रेखा पर है विरल जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहां पे तापमान है अधिक रहता है। साथ में एक ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पर भी जो है तापमान कम पाया जाता है, तो वहां पे बर्फ जमी रहती है, तो वहां भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो सघन जनसंख्या है जो है दोनों के मध्य के क्षेत्र में जो है सघन जनसंख्या जो है पाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी पर जीवन है सूर्य से एक निश्चित दूरी, मतलब दोनों के मध्य एक दूरी। आदर्श सूर्य ताप, कि जो आदर्श सूर्य ताप है के कारण होना जो है संभव हो पाया है, आदर्श सूर्य ताप होने के कारण संभव हो पाया है, इस अवस्था को गोल्डीलॉक्स पेटी कहते हैं। कि जो है एक तो सूर्य से दूरी, एक आदर्श सूर्य तापमान है संभव है, उसकी वजह से जीवन संभव हो पाया, उसे ही गोल्डीलॉक्स पेटी जो है कहा जाता है। सूर्य से एक निश्चित दूरी होने पर पृथ्वी पर जल द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कि सूर्य से एक निश्चित दूरी भी होने के कारण जो जल है एक द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अगर टेम्परेचर अधिक होता है तो वाष्प बन जाएगा। जल की बात कर रहा हूं मैं। तापमान अधिक होगा, सूर्य का तापमान पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा, वाष्प बन जाएगा, ठीक है। यह तापमान कम होगा, बर्फ जम जाएगी। उदाहरण ध्रुव पर देख लो, तापमान कम है, बर्फ जम गई। भूमध्य रेखा पर देखते हैं तो डेली वाष्पीकरण होता है, डेली प्रातः है जो प्रातः नहीं, डेली है 2 बजे वहां पे बरसात होती है, मूसलाधार बरसात होती है, सबसे ज्यादा बरसात होती है। कारण है तापमान के कारण जल का वाष्पीकरण हो जाता है और बरसात के रूप में वापिस जो है उसका संघनन होके है बरसात के रूप में वापिस है जो है अपनी पृथ्वी पर जो है वापस पहुंच जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो तथ्य है वो पढ़ेंगे हम। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है कास्ते द बफन,
द्वारा 1749 ईस्वी में दी गई थी कि उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम किसने कहा था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था कास्ते द फफन। 1749 में जो है संकल्पना दी गई थी। वर्तमान समय में पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में दो संकल्पनाएं हैं कि जो वर्तमान में है पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में जो संकल्पनाएं, दो प्रकार की संकल्पनाएं यहाँ पे आती है। चर्चा करते हैं दो कौन कौन सी है। एक तो है द्वैतवादी, एक अद्वैतवादी। मतलब दो संकल्पनाएं हैं, एक तो द्वैतवादी, एक अद्वैतवादी। अद्वैतवादी क्या है? अद्वैतवादी में इमैनुअल कांट है जो द्वैतवाद का कट्टर विरोधी है। मतलब द्वैतवाद में विश्वास नहीं करता। इमैनुअल कांट पढ़ेंगे, इमैनुअल कांट अपन भौगोलिक चिंतन में विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी। इमैनुअल कांट ने है वायव्य राशि परिकल्पना जो अपनी दी थी, वायव्य राशि परिकल्पना दी थी। जो है लॉपलास ने निहारिका परिकल्पना जो है दी है। अद्वैतवादी दोनों है द्वैतवाद के कट्टर विरोधी है, द्वैतवाद की आलोचना करते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना में इमैनुअल कांट है जिसने वायव्य राशि परिकल्पना दी है, दूसरा लाप्लास है जिसने निहारिका परिकल्पना जो है दी है। द्वैतवादी की बात करें तो द्वैतवाद में है, द्वैतवाद का जनक कौन है पहले तो उसके बारे में पूछना चाहूंगा। मैंने आपको काफी बार बता दिया द्वैतवाद का जनक कौन है, तो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं बता चुका हूं पहले कि द्वैतवाद का जनक कौन है। जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं वो कमेंट जरूर करेंगे आज कि द्वैतवाद का जनक कौन है, द्वैतवाद का प्रारंभकर्ता कौन है, उसके बारे में जो है आंसर कमेंट बॉक्स में इस क्लास को, यानी कि आप कभी भी क्लास ले रहे हो तो इस कमेंट बॉक्स में आज है जो आपका कमेंट देखूंगा मैं, कमेंट जरूर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट करेगा अपना, जैसा भी आपको आता है वैसा आप है कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो द्वैतवादी संकल्पना है, इसमें चैम्बरलिन और मोल्टन इसने ग्रहाणु परिकल्पना दी है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ रहे हैं। जेम्स जिन्स और जेफरीज ज्वारीय परिकल्पना दी है। रसेल ने द्वैतारक सिद्धांत दिया है। ओटो स्मिथ ने अंतर तारक धूल परिकल्पना दी है। फ्रेड होयल और लिटिलटन ने अभिनव तारा परिकल्पना दी है। मतलब कि अद्वैतवादी में तो इमैनुअल कांट है, लाप्लास है। इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना, लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना। द्वैतवाद में चैम्बरलिन मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना, जिन्स और जेफरीज ने है जो है ज्वारीय परिकल्पना। रसेल और द्वैतारक ने जो है रसेल ने द्वैतारक सिद्धांत दिया था। ओटो स्मिथ ने अंतर तारक धूल परिकल्पना जो दी थी, और होयल और लिटिलटन ने क्या दिया था? अभिनव तारा सिद्धांत है या परिकल्पना जो है दी थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति है किस आधार पे हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है सर्वमान्य सिद्धांत है, या इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। मतलब कि अब आपकी बात स्पष्ट हो गई, तभी मैंने पहले नहीं बताया कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, उसके संदर्भ में जो परिकल्पना, जो संकल्पना, जो थ्योरी दी गई, उसी को बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। कि काफी हजारों करोड़ों वर्षों के उपरांत भी अब वर्तमान में भी जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में ब्रह्मांड में है ग्रह उपग्रह जो भी जितने भी है इनमें विस्तार हो जाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसका फैलाव हो रहा है, वर्तमान में इसकी प्रोसेस जारी है, ऐसा बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया है। तो बिग बैंग सिद्धांत का समर्थक कौन है? जॉर्ज लेमेंतर है। बिग बैंग सिद्धांत का समर्थक है जॉर्ज लेमेंतर। साम्य व्यवस्था सिद्धांत है थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। अब गोल्ड आ गया तो गोल्ड आपको है वो गोल्ड भी याद कर लेना, साथ में कौन सा गोल्ड? गोल्ड और वाइट है मेंटल मैप्स, मानसिक मानचित्र के जो जनक माने जाते हैं गोल्ड और वाइट, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। दोलन सिद्धांत है उसका है डॉक्टर एलन सैंडेज। जो दोलन सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर एलन सैंडेज ने दिया था।
1929 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। 1929 में एडविन हम्बल ने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो ब्रह्मांड है उसका फैलाव हो रहा है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 14 अरब वर्षों पहले हुई थी। मतलब वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि जो बिग बैंग सिद्धांत है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का जो सिद्धांत है, उसकी जो घटना है, उसका जो है शुरुआत है, वो क्या हुई थी, आज से 14 अरब वर्षों पहले हुई थी। मतलब इतने काफी समय पहले जो ये चल रहा था, इसकी घटना विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना, तो आज भी वो चलती आ रही कि ब्रह्मांड का लगातार जो है विस्तार हो रहा है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान, बिग बैंग से क्या होता है कि 3 लाख वर्षों के दौरान, 3 लाख जब वर्ष बीत गए, उसके बाद 4200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जो है गिर गया। परमाणविक पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। जो आकाश गंगाएं हैं उसके जो है विस्तार में है, उसके जो मध्य की दूरी में विस्तार हो जाना, मतलब फैलाव। जो अपने हैं उपग्रह है, आकाश गंगाएं हैं, ग्रह हैं, उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, दूर उनका फैलाव होने लगता है, तो ज्यादा स्थान को घेरते हैं, तो वही है ब्रह्मांड का विस्तार। बिग बैंग घटना वही है। होयल नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अवस्था संकल्पना, साम्यावस्था सिद्धांत जिसको बोलते हैं, का समर्थन किया है। होयल नामक जो वैज्ञानिक है, उसने माना कि ब्रह्मांड स्थिर है, कोई इसमें जो हलचल नहीं हो रही है, कोई विस्तार नहीं हो रहा है, स्थिर अवस्था जो संकल्पना उसने माना है। अब चर्चा करते हैं निहारिका क्या होती है, या नेबुला जिसको बोलते हैं निहारिका, उसके बारे में। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल जो है बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है या कहा गया। कि एक आकाशगंगा है, उसकी निर्माण किससे होती है, शुरुआत जो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों से उसका संचयन होता है, निर्माण होता है, उसे ही निहारिका जो है कहा जाता है, नेबुला है कहा जाता है। निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, गैसों के जो झुंड हुए, ये झुंड बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। अब आपने सुना होगा कि तारे हैं जो एक गैसीय पिंड है, और वो है चमकदार तभी है, वो चमकते तभी रहते हैं, अपनी गैसीय प्रवृत्ति के कारण है, उनकी चमक है उसमें अपनी, तो वो चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। दिन में अपन को क्यों नहीं दिखते, दिन में सूर्य का तापमान ज्यादा रहता है, उनका तापमान, सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है, उनका प्रकाश कम रहता है, तो वो दिखाई नहीं देते। और जैसे ही रात्रि होती है, सूर्य का जो है प्रकाश है पृथ्वी पर कम हो जाता है, जिस भाग पर कम हो जाता है वहां से जो है तारे हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और ये प्रक्रिया है चलती रहती है। मॉर्निंग सुबह होते ही जैसे सूर्य का प्रकाश उसी भाग पे पहुंचता है, तो क्या होता है कि वो तारे अपने आप ही गायब हो जाते हैं, उनका प्रकाश है यहाँ पे दिखाई नहीं देता। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है पहुंचती है प्रकाश की गति। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 98,000 किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य की 14.98 है, हजार किलोमीटर जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य की। इसको अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा है। सूर्य से जो है पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है, यानी बात करें तो उपशोर अपशोर की। जो है अपशोर होता है उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है, दूरी है अधिक होती है। मतलब है आप ऐसे ध्यान में रख लेना, जैसे अपशोर है ठीक है, उसका ए देख लेना आप, ऐसे अधिक मान लेना, अधिक है तो अधिक दूरी होगी सूर्य और पृथ्वी की, तो होगा अपशोर। फिर है ऊ आएगा उपशोर में, तो उसकी ऑटोमेटिक है न्यूनतम दूरी की। ठीक है, दूसरा फैक्ट है, यहाँ पे 2 बातें आती है, एक तो 3 जनवरी आती है, एक 4 जुलाई आती है।
4 जुलाई आती है, 3 जनवरी आती है, तो 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो अधिकतम दूरी होगी, मतलब ज्यादा दूरी होगी, बड़ा है अपसोर अधिक, तो बड़ा होगा 4 जुलाई को, मतलब अपसोर होगा 4 जुलाई को, उपसोर होगा 3 जुलाई को। ये आपको है ध्यान में रखना है, छोटे छोटे फैक्ट्स है, कभी बार पूछ ले देते हैं। सौरमंडल है, सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह है हमारे सौरमंडल में। कौन कौन से है अपने सौरमंडल में? 8 ग्रहों में से कौन कौन से हैं? बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये कितने है ग्रह है? 8 है, 8 ग्रह है सौरमंडल में। निहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। निहारिका है, नेबुला को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। ग्रह है लगभग 4.6 से 4.5 अरब वर्ष पहले बने थे। ग्रह कब बने थे? जो ये है मैंने अभी बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण जो ग्रह है ये कब बने थे? 4.6 से 4.5 अरब वर्ष पहले बने थे। सौर परिवार में ग्रहों के 2 वर्ग। अब इन ग्रहों 8 ग्रहों को 2 वर्गों में जो है बांट दिया जाता है, उनकी प्रकृति के आधार पर बांट दिया जाता है। एक तो है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह इसे इनको ऐसे कहते हैं कि पृथ्वी इनमें शामिल है, पृथ्वी में महत्वपूर्ण जो ग्रह है इसमें शामिल है, तो पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये ग्रह पृथ्वी की भांति सेलों और धातुओं से बने हुए हैं तथा अधिक घनत्व वाले हैं। कि ये पृथ्वी की भांति सेलों और धातुओं से बने हुए हैं और अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मतलब बोले तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है। कैसे आती है वो पट्टी? एक बार देखना आप, बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो बीच के भाग है इनमें क्षुद्र ग्रह है, यानी कि छोटे छोटे करोड़ों ग्रह है जो घूमते रहते हैं। गैसों के पिंड है, धूलकणों के पिंड है, ऐसे घूमते रहते हैं। तो इनको तो बोलते हैं आंतरिक ग्रह, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्षुद्र ग्रह से पहले जो है वो आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, या उनके बाद में है वो बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को जोवियन विशाल ग्रह कहते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी की तरह, जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। बाह्य ग्रहों में है बृहस्पति मुख्य ग्रह है। प्लेटो को 2006 में बोन्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह का दर्जा दिया गया। प्लेटो है उसको 2006 में बोना ग्रह या क्षुद्र ग्रह जो कहा गया। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये कोई कृत्रिम नहीं है, सैटेलाइट, कृत्रिम सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक सैटेलाइट है। सर जॉर्ज डार्विन ने चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमने वाले पिंड थे। ये पूरा पिंड डंबल है जो बीच में पतला और किनारों पे मोटा, बीच में से पतला और किनारों पे मोटा, ऐसा जो है डंबल के आकार का है। ये ऐसे ऐसे डंबल बनाया गया है, किनारों पे मोटा है, बीच में से पतला है, तो आकृति में है जो बदला और फिर टूट गया। मतलब दोनों ग्रह थे, तेजी से घूमने वाले थे, पिंड थे। ये पूरा पिंड डंबल के आकार में था, बीच में से टूट गया, दोनों का विभाजन हो गया, एक को पृथ्वी बन गया, एक का चंद्रमा बन गया। ऐसा कौन मानते हैं? सर जॉर्ज डार्विन मानते हैं। चंद्रमा का निर्माण है उन्हीं पदार्थों से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। चंद्रमा का निर्माण है उन्हीं पदार्थों से हुआ जहां प्रशांत महासागर में गर्त के रूप में मौजूद है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है। कि उस पिंड पे कोई टकराव हुआ, वो टकरा के एक टुकड़ा है जो अलग हो गया और वो पृथ्वी की जो है उसमें परिधि में घूमने लग गया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे दूर हट नहीं पा रहा है, वहीं स्थिर है। वो उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा सैटेलाइट बना दिया है उसको कि चंद्रमा है, सैटेलाइट है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, जिसे द बिग स्प्लिट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द बिग स्प्लिट। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति बड़े टकराव का नतीजा है। भाई टकराव से ही चंद्रमा की उत्पत्ति है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है,
जिसे द बिग स्प्लिट कहा जो है गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है चंद्रमा मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े। मंगल ग्रह कहां पे आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह में सबसे लास्ट का ग्रह है, सबसे अंतिम सूर्य। पार्थिव ग्रहों की बात करें तो सूर्य से सबसे अंतिम, ठीक है। तो ये मंगल ग्रह है, उससे 1 से 3 गुना बड़ा है। चंद्रमा का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। मतलब कई बार ऐसा माना जाता है कि मंगल का टूटा है 1 से 3 गुना बड़ा और अंतरिक्ष में बिखर गया, अंतरिक्ष में भटक गया और पृथ्वी कक्ष में आ गया और वहीं पे घूमने लग गया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वहीं स्थिर हो गया, ऐसा भी मानना है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थों का घनत्व जो बढ़ता जाता है। तापमान की बात करें तो तापमान कितना बढ़ता है कि पृथ्वी ऊंचाई पे जाने पर कितना बढ़ता है और गहराई में जाने पर कितना बढ़ता है धरातल पर। इसके 2 मापदंड है, आपको याद आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। अगर आपको ये चीज ही नहीं याद आ रही, एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, तो आप है अभी भी दूर हो अपने लक्ष्य से। तो जैसे ही अपन ये पृथ्वी है, धरातल है, ये इससे ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर पे -1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है, जो 6.5 है डिग्री सेंटीग्रेड होती है 1 किलोमीटर पे। 2 तथ्य हैं, 165 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान की कमी होगी। गहराई में जाएंगे तो 32 किलोमीटर में जाने पर 1 डिग्री प्लस होगा। ऊपर जाने पे माइनस होता है, नीचे जाने पे प्लस होता है तापमान में। तो यहाँ पे घनत्व की बात करते हैं कि ऊपर से जो नीचे जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा। ऐसे ही तापमान और घनत्व में समानता यहीं पे मिलती है। कैसे? धरातल से नीचे जाएंगे तापमान बढ़ेगा, धरातल से नीचे जाएंगे घनत्व बढ़ेगा, तो तापमान और घनत्व में समानता हुई। भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ है ऊपर रह गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन जो है कहा गया है। पूछल तारा क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूछल तारा ठोस चट्टानों, खनिज, हिमक्रिस्टल, धूलकण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO। CO2 और CO अलग है। CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन है CH4। जब सूर्य के निकट आता है तो ऊष्मा के कारण इसमें उपस्थित पदार्थ गैस सूर्य के विपरीत दिशा में फैलकर विकिरण तथा सौर हवाओं के प्रभाव से एक पुच्छ का निर्माण करते हैं, जिसे पूछल तारा कहा गया है। मतलब गैसों का निर्माण होता है, ऐसे गैसों से है जो एक है पुच्छ आकृति का जो निर्माण होता है, उनको पूछल तारा के गण कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जल एवं जीवन पूछल तारे के माध्यम से हुआ है। जल और जीवन संभव पूछल तारे के माध्यम से हुआ है। उल्का क्या होता है? मैटर। मैटर किसको बोलते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह मैंने अभी बता दिया। ये पिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल में तेज गति के कारण घर्षण की बल की उपस्थिति के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। मतलब जब ये कण है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण, घर्षण के कारण, मतलब वायुमंडल में तेज गति हो रही है, घर्षण हो रहा है, उसके कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी की तरफ भी आते हैं, पृथ्वी की कक्षा में भी आते हैं। पृथ्वी की जो परतें हैं, वातावरण वायुमंडल की परतों में आता है। जब वायुमंडल का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि उल्कापिंड कहां पे आके नष्ट होते हैं, कहां पे गिरते हैं, वहां पे अपन संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो ये है नष्ट हो जाते हैं टूटते गिरते तारों के नाम से। अब अपन बोलते हैं, बचपन में भी अपन ने देखा था कि वो है तारा टूट रहा है, एक उनसे जो है विष है, विष मांगो कि जो टूटता हुआ चाह रहा है उससे कोई भी इच्छा होगी आपकी वो पूरी होगी। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अपनी एक कपोल कल्पना है। वो कोई तारा टूट नहीं रहा है, वो एक है उल्का पिंड है जो जलकर धरती की कक्षा में प्रविष्ट हो रहा है और थोड़ी दूर चलने के बाद में वो जलकर उसकी राख हो जाती है और फिर वह वायुमंडल में है जो विलयमान हो जाती है। मतलब वहीं पे उनकी राख है, नीचे भी नहीं पहुंच पाती, वायुमंडल में ही वो धूलकण के रूप में है, वहीं रह जाता है, घूमता रहता है।
तो वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं है, वो एक उल्का पिंड है जो है पृथ्वी की तरफ आता है और हमें दिखाई देता है कि जो है पृथ्वी का जो है तारा टूट गया है। ऐसा कुछ भी नहीं, तारा एक गैस ही होता है, वो कभी टूटता नहीं है, वो स्थिर रहता है। तो है उल्का पिंड किसे कहते हैं, उल्का की बात कर ली। उल्का पिंड ऐसे पिंड जो आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, ये वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलते हुए पिंड के रूप में पृथ्वी तल पर पहुंचते हैं। मतलब जलते हुए पृथ्वी तल पर पहुंचते हैं, बम्ब की आकृति से है, बम्ब की भांति टकराते हैं। मतलब एक बॉम्ब होता है जलता हुआ, जैसे आता है ग्रेनेड आता है, फेंका जाता है, तो वो उस पे है हल्की सी जो आग से जल के वो है लुढ़कता लुढ़कता जैसे टारगेट के पास में जाता है, फिर वो ब्लास्ट होता है और फिर वहां पे राख ही राख हो जाती है। उसी प्रकार उल्का पिंड की तुलना की गई है बम से, कि वो एक है ऊपर से एक पिंड है वो आता है, जलता जलता आता है, धीरे धीरे आता है, पृथ्वी के पास जैसे पहुंचता है वो एक है स्थिति आती है कि पूरा वो जलकर नष्ट हो जाता है। एक बम की भांति है वो टकराता है पृथ्वी से, पृथ्वी के है वायुमंडल की परतों से गुजरता हुआ पृथ्वी से टकराता है, जैसे धरातल से टकराया। तो धरातल से टकराया तो वहां पे क्या होगा, एक है गड्ढा हो जाएगा गहरा, वहां पे जहां से टकराएगा वहां जन धन की हानि होगी। जन धन की मतलब वहां पे अगर लोग निवास कर रहे हैं और वहां पे उल्का पिंड गिर गया तो वहां जो है जनता जन की हानि होगी, और है साथ में धन की भी, संपत्ति का नुकसान भी इसमें होता है। उल्का पिंड यही कहते हैं, और उल्का पिंड गिरते रहते हैं कभी कभार। पिछले दिनों एक है बात है चर्चा में रही थी कि एक बड़ा पिंड या उल्का पिंड है पृथ्वी की तरफ आ रहा है। काफी सारे जो ये है धार्मिक जो है लोग है, या बोले तो जो ये महात्मा लोग हैं, अपने आप को महात्मा मानते हैं, राशिफल देखने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कहा था कि पूरी संभावना की थी कि पृथ्वी पर अब पृथ्वी नष्ट होने वाली है, कि एक पिंड आ रहा है पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी का है जीवन लीला समाप्त हो रही है। अब है वो शायद 29 अप्रैल की बात होगी, ऐसे कुछ मेरे ध्यान में आ रहा है। मतलब इतनी भ्रांतियां फैला दी थी कि आमजन है काफी परेशान हो गए उस बात से कि पृथ्वी से अब पिंड आएगा, वो टकराएगा और हमारा जो है विनाश होना संभव है। ऐसी जो भ्रांति थी, लोग प्रतीक्षा करने लग गए थे 29 अप्रैल की कि आज जीवन लीला समाप्त होने वाली अपनी, उदासीन हो गए थे। कुछ है जो है अंधविश्वास है, लगभग है इनमें अधिकतर है अंधविश्वास होता है कि ऐसी भ्रांति, चलो है उल्का पिंड आ रहा है पृथ्वी के पास में, ये तो ठीक है, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि उल्का पिंड आ रहा है जो है पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन ये संभावना व्यक्त उन्होंने की थी कि लग है जो पृथ्वी की जो है जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। संपूर्ण पृथ्वी इसमें समाप्त नहीं होती। उल्का पिंड का आकार बताता है कि वो कौन सी जगह पे गिरा है, कितनी दूरी पर उसने पृथ्वी के कितने भागों उसको घेरा है, उतनी दूरी पे गड्ढा बन जाएगा, बम ब्लास्ट। अब जैसे वही बात है, अब कोई है बम ग्रेनेड फेंकते हैं तो टारगेट है उसके आसपास का एक घेरा है, एक क्षेत्र होता है, उसको वो नष्ट कर देता है, संपूर्ण नष्ट कर देता है पूरे क्षेत्र को। बल्कि उस क्षेत्र से दूर का क्षेत्र वो सुरक्षित बच जाता है, वहीं कोई प्रकार की हलचल नहीं होती। उसी प्रकार उल्का पिंड जब गिरता है तो जहां पे उसका टारगेट है उसके आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करेगा, न कि संपूर्ण क्षेत्र उसे नष्ट होगा, पृथ्वी संपूर्ण उसे नष्ट होगी, ऐसा नहीं है। और भूगोल के विद्यार्थी है जो है वो कभी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, क्योंकि भूगोल एक अपने आप में एक विज्ञान है, वैज्ञानिकता तर्क, भूगोल तर्क को मानती है, नहीं कि अंधविश्वास को। तो तार्किक बात होना जरूरी है उसमें। उदाहरण है अमेरिका के एरिजोना प्रांत, साइबेरिया, रूस में उल्का पिंड गिरने से बस बड़े गड्ढों व गर्तों का निर्माण हुआ। कि अमेरिका के एरिजोना प्रांत और साइबेरिया, रूस में उल्का पिंड गिरे थे, बड़े गड्ढे गर्त बन गए, जन धन की हानि हो गई, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी नष्ट नहीं हुई, उससे संपूर्ण पृथ्वी को नुकसान नहीं हुएगा, बल्कि जहां पे वो गिरा था उस क्षेत्र में वहां पे जो जन धन की हानि देखने को मिली थी। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी है महासागरों की एक है जो देन है। पृथ्वी के पर सर्वाधिक तापमान घनत्व दबाव पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, पता है सबको। पृथ्वी पर प्रारंभ में ऑक्सीजन बहुत कम थी, वर्तमान में विस्तार है। ऑक्सीजन कितनी है कमेंट बॉक्स में करेंगे, आप कमेंट नहीं करते हो, बहुत कम करते हो, तो रिस्पॉन्स मिलना जरूरी है, तभी मुझे है जो मोटिवेशन मिलेगा कि आप है
क्लासेस का आनंद ले रहे हो, आपके नॉलेज है अपग्रेड हो रहा है। और साथ में ये भी कमेंट करना है कि सबसे ज्यादा है गैस कौन सी पाई जाती है, सबसे ज्यादा गैस किसकी है, ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत मात्रा है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और मैं इसका समाधान करूंगा कब, जब अपन वायुमंडल का टॉपिक पढ़ेंगे। वायुमंडल का आगे आएगा टॉपिक, उसमें अपन सारी चर्चा एनसीईआरटी के तहत करेंगे, वायुमंडल की गैसों की सारी करेंगे। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 3.8 अरब वर्षों पहले ही आरंभ हुआ था। 3.8 अरब वर्षों पहले जो पृथ्वी पर जीवन का जो है विकास आरंभ हुआ था। अब अपन 15 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ऐसे 15 क्वेश्चन है, 15 है, मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि आपको है लगभग मैं 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा यूनिट कंप्लीट होने के बाद में, पार्ट कंप्लीट होने के बाद में, जिससे आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से क्या बन रहा है। आपके थोड़ा माइंड में ऐसे रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो अपन है क्वेश्चन करेंगे, ये जो सोल्व करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति क्या है। यहां पे क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन समझना है। लैंग्वेज है इंपॉर्टेंट रखती है, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो, क्वेश्चन आपको आ रहा है गलत कर दोगे, गलत कर बैठोगे, नंबर गुआ बैठोगे अपने। अगर लैंग्वेज पकड़ ली एग्जामिनर की, क्वेश्चन आपको कंफर्म नहीं है, फिर भी आप आंसर दे सकते हो। अब पूछ लिया सूर्य से पृथ्वी की स्थिति क्या है, कौन सी स्थिति है, तो मैंने अभी बताया था, ये जैसे सूर्य है, सूर्य भगवान ये रहा, यहां पे सूर्य हो गया, ठीक है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर क्षुद्र ग्रह आ गए, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। तो कौन सी है 1 2 3 स्थिति पृथ्वी की हो गई, तो इसमें कर देना तीसरा स्थान पे। आंतरिक ग्रह की सही स्थिति है, आंतरिक ग्रह है उनकी सही स्थिति क्या है, बृहस्पति के पश्चात, बृहस्पति के पश्चात तो कौन से बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह हो गए, बृहस्पति से अरुण तक तो एक ही बात होगी, बृहस्पति के पश्चात। शनि से वरुण तक नहीं है जी, तीनों गलत है, तीनों बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह बुध से मंगल तक, सही आंसर हो गया डी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह सबको पता है चंद्रमा होगा, आंसर हो गया ए। प्रकाश की गति प्रति सेकंड कितनी होती है, 3 लाख प्रति किलोमीटर होती है, अभी मैंने बताई थी, चर्चा की थी इसके बारे में। पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान घनत्व दबाव कहां पाया जाता है, अभी चर्चा हुई थी, पृथ्वी के केंद्र पर पाई जाती है। पृथ्वी जैसे पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं, तापमान घनत्व दबाव में वृद्धि पाई जाती है। मैंने बताया था तापमान और घनत्व में समानता भी थोड़ी देर पहले। निम्न में से जीवंत ग्रह कौन सा है, अब जीवंत ग्रह, लैंग्वेज पकड़ो, जीवंत ग्रह अब नहीं समझ पा रहे हो तो लैंग्वेज देखो इसकी क्या है। जीवंत ग्रह से यहां तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पे जीव विकसित हुए हैं, जीवों का विकास हुआ है, जीव जंतु रहते हैं, जीवन संभव है, जीवन संभव है, मेन बात है जीवन संभव है जहां पे कौन सा। तो आठों में से जो पृथ्वी है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव हो पाया है, तो इसका सही आंसर पृथ्वी हो गया। लाप्लास ने न्यायिका परिकल्पना कब प्रतिपादित की थी, 1796 में लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना थी। जेम्स जीन्स की संकल्पना का क्या नाम था, ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स की। प्रारंभिक चरण में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में आई, प्रारंभिक चरण में कौन सी गैस सर्वाधिक में आई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की उपस्थिति सबसे ज्यादा थी। बिग बैंग सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन थे, एडविन हम्बल थे बिग बैंग सिद्धांत के। इनमें से देखना है, समर्थक मैंने एक और पढ़ाया था आपका, लेकिन एडविन हम्बल इनमें से समर्थक है, कांट में नहीं है, लाप्लास स्मिथ, इनके अलग अलग ग्रंथ हैं। तारों का निर्माण लगभग, ग्रंथ नहीं इनके संकल्पनाएं अलग अलग। तारों का निर्माण लगभग कब हुआ, तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पूरा होता है। वर्तमान में कितने उपग्रह है, 183 उपग्रह, 183 उपग्रह वर्तमान में। ऐसे फैक्ट है, तभी मैं कह रहा हूँ रेगुलर बेसिस भी बने रहो। ये क्वेश्चन है जहां पे भूगोल का पार्ट है, कोई सी भी एग्जाम हो भूगोल का पार्ट है, वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ से क्लियर होगा। अब आपको पहले नहीं पता था कि वर्तमान में कितने उपग्रह है, नहीं पता था, ईमानदारी से देख लेना कि आपको पता था या नहीं पता था। तो मैंने बता दिया 183 उपग्रह वर्तमान में, तो आप इस चीज को भूलोगे नहीं कि वर्तमान में 183 उपग्रह है, उपग्रह टोटल 183 है। निम्न में से जोवियन और ग्रह कितने, 8 है। निम्न में से जोवियन ग्रह वह है, जोवियन ग्रह कौन सा है,
जोवियन बोले तो बाह्य ग्रह कौन सा है? मंगल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, शुक्र भी नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तो आंतरिक ग्रह हो गए, तो जोवियन ऑटोमेटिक शनि हो गया। प्लूटो वामन के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो वामन के 5 प्राकृतिक जो है उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, कृत्रिम नहीं है। डायनासोर का युग है किसे कहा जाता है? डायनासोर का युग किसे कहा जाता है? मतलब कि कौन से युग में डायनासोर की है जो उत्पत्ति होती है? जुरेसिक युग को है जो कहा जाता है। अब ये कालक्रम है, इनकी जो है विस्तृत चर्चा अपन ऐसे संभव नहीं होता है कि यहाँ पे कालक्रम आ गया तो मैं यहाँ पढ़ा दूं आपको, तो उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होता है, कंप्लीट पढ़ेंगे तब अपन को है जो यहाँ पे फायदा होगा। तो डायनासोर का युग जुरेसिक काल है, और इसको अपन भारत का जब भूगोल पढ़ेंगे और वहां पे जियोलॉजिकल है जो उसकी स्केल पढ़ेंगे, तब अपन वहां पे चर्चा करेंगे। ऑक्सीकरण की मात्रा वायुमंडल कितने वर्ष पूर्ण रूप में की गई? तो 200 वर्ष है, करोड़ वर्ष पूरा जो है ऑक्सीजन की मात्रा आई थी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के धन्यवाद, बाय। उम्मीद है कि क्लासेस पसंद आ रही है, एनसीईआरटी आपकी जो क्लियर हो रही है, आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर क्लासेज होगी, फिर वादा करता हूं कि रेगुलर क्लासेज होगी, कंप्लीट एनसीईआरटी होगी, 6 से 12th एनसीईआरटी कंप्लीट होगी। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगी, यूट्यूब में 6 से 12th है एनसीईआरटी आपको है शानदार रूप से कोई नहीं करवाएगा, निःशुल्क कोई नहीं करवाएगा। पेड कोर्स चलते हैं इन चीजों के पेड कोर्स चलते हैं, निःशुल्क कोई नहीं करवाएगा आपको। यहाँ पे संपूर्ण आपको निःशुल्क देखने को मिलेगी। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि और लोग है वो भी इनका है जो इस क्लास का आनंद ले सके, निःशुल्क आनंद ले सके। पैसे देकर है पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन ये क्लास उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, उस स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जो है एक है मोटी रकम देकर जो है कोचिंग नहीं ले पाता। दूसरी बात है, आप ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है कि वहां पे एक लिमिटेड टाइम के लिए है क्लासेज अवेलेबल रहती है। इसमें क्या है कि आप आज से 1 साल बाद में भी क्लास देखोगे, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपका जवाब तुरंत मिलेगा। तो ये फायदा है कि आपको कभी भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद में भी ये टॉपिक दोबारा रिवाइज करना है, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध रहेगा। ये कहीं नहीं जाने वाला, आपको यहीं पे उपलब्ध रहेगा। तो आपके लिए है डबल प्रॉफिट है इस चैनल के माध्यम से क्लासेज का। तो चलो साथियों, लेते हैं विदा, धन्यवाद, बाय बाय।